स्वागत है। यहाँ आपको यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पटवार, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, वन रक्षक, वन लैब असिस्टेंट, बिजनेस सुपरवाइजर, रीड लेवल फर्स्ट सेकंड, आरएएस और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाइए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब। का लेवल शानदार है, अच्छा, और कुछ है तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी है। जैसे ही बता देता हूँ मैं शुरू से अंत तो प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ने में, सुनने में बहुत मजा है। लिए चलो आज के पहले प्रश्न की ओर। मैं आपको प्रश्न बोल करके सुनाऊंगा और इसके माध्यम से आपको थोड़ा समय भी मिलेगा उत्तर बताने का, और उसके बाद क्वेश्चन का व्याख्या के साथ आपको पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, पहला प्रश्न, भारत में सूखे एवं अकाल की अवस्था का प्रमुख क्या है? पर्यावरण का, जल का विवेक, अपर्याप्त अनिश्चित वर्षा, अरावली का मानसूनी हवाओं की समांतर प्रसार। यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, सामने दे दिया है। सबसे पहले कौन बताता है? एक अच्छा, बहुत ही बढ़िया मानसून से संबंधित क्वेश्चन है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का उत्तर है नियमित पर्याप्त। इसके कारण हमारे यहाँ भारत सूखे और अकाल का प्रमुख कारण। यदि राजस्थान में तो ये दोनों बात, तीन और चार दोनों राजस्थान के लिए दोनों बात, जबकि यहाँ भारत अच्छा है तो उत्तर नंबर 3 होगा। तो राजस्थान में अकाल और सूखा, उसका कारण अनियमित, अपर्याप्त वर्षा के साथ साथ मानसून के क्रम में अरावली का विस्तृत होना दूसरा बड़ा कारण है। राजस्थान की क्षमता बहुत ही है, सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर से भी ऊपर चला जाता है। के पश्चिम में शुष्क मरुस्थल क्षेत्र होने, वृष्टि छाया प्रदेश है। आपको याद होगा एक अकाल पड़ा था, पनिया अकाल कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा। साल 1956 में इसको साल कहते हैं, विक्रम संवत ईस्वी 1899 थी। दोस्तों, इस एक और अकाल जो कि त्रिकाल जाना जाता है, वो है 1989 के अंदर एक अकाल पड़ा था जो कि भयंकर अकाल है, जल अनौर था। अकाल 1987 में ये था अकाल की बात। हरित क्रांति जिस वस्तु की वृद्धि हुई है वह वस्तु क्या है? समय चुका है, चावल, गेहूं, कपास। ऑप्शन आपके पास 4 है। सबसे पहले सटीक जवाब कौन देता है? आप जुड़ चुके हो, कुछ लोगों ने शेयर किया है तो धन्यवाद, कुछ लोगों ने अभी तक शेयर किया, आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा। हरित क्रांति, हरित क्रांति जिसका मुख्य उद्देश्य था ज्ञान उत्पादन करना है, बढ़ोतरी। भारत में हरित क्रांति 1966 में शुरू हुई। हरित क्रांति 66 भारत में हरित जनक MS रतन को जाता है, जबकि विश्व में हरित जनक नॉर्मन बोरलॉग, इसका नॉर्मन। भारत में 66-67 में जो हरित क्रांति है, उस हरित क्रांति में उत्पादन हुआ। तो हो गया, लेकिन भारत में हरित क्रांति कैंसर मरीजों के हुआ, के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा दशकों का उर्वरक हुआ, की वजह से कैंसर बीमारियां ऐसी क्रिटिकल उत्पन्न हुई। दोस्तों, में से कौन सा एक अवक्रमणीय नहीं? समय शुरू कर देते हैं आपके पास।
है घरेलू साबुन, पौधों की पत्तियां, मार्जन। प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के पदार्थ। एक होते हैं जीव अपघटित हो जाए, उन्हें जीवकर्मणीय अर्थात डिग्रेडेबल। एक प्रकार के हैं जो जीवों के द्वारा क्या नहीं होते, गठित नहीं होते, हैं जैव। दोस्तों, जैव निम्नलिखित में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कागज का, जैसे मलमूत्र, साबुन, पौधों की, फल सब्जियों अपशिष्ट आदि के द्वारा अपशिष्ट हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, अर्थात उन्हें जैव कहते हैं। कि जैव अपमार्जन, प्लास्टिक, कांच आदि वगैरह ये जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होते, इन सभी को क्या कहा जाता है, जैव कहा जाता है। अगले क्वेश्चन, उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग ग्रीष्म ऋतु में अति उष्ण एवं शीत ऋतु में अति यहाँ पर समुद्र का अभाव है। चार ऑप्शन आपके सामने है, सबसे जवाब तो कोशिश किया करें, उत्तर देने का प्रयास करें। लगातार आप ये करोगे तो जब कोई करेगा तो सफलता कैसे मिलेगी? आप उत्तर प्रयास ही नहीं, उत्तर देने की इच्छा कहाँ से होगी? तो आप सीखना, उत्तर गलत हो तो गलत है, सही हो तो चीजें होती हैं। तीसरा के दो ही पहलू, या है, इसलिए प्रयास करें। चलिए इसका क्या होगा, उत्तर नंबर 1 होगा। सीधी सी बात है, उत्तर भारत की बात, यानी ये हमारा भारत है, ये देखो ऐसे ऐसे, का मतलब इलाका। दोस्तों, खास उत्तर पश्चिम का इलाका ये माना जाता है हमारा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब का ये वाला इलाका। सीधी सी बात, ये इलाका जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा उष्ण होता है, टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऋतु में अति शीत ऋतु होती है। बिल्कुल समुद्र यहाँ का प्रभाव होता है, ये बात भी सही, यानी इस बात के आधार पर किया जा सकता है। दोस्तों, चाहे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनका जो इलाका है जो रेतीला है, समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए समुद्र इलाकों में भाव नहीं है। ऋतु में तो उष्ण और शीत ऋतु में शीत और ऋतु में अति देखने को मिलती है। का मतलब है कि पश्चिमी पश्चिमी पंजाब, ये जो इलाका मरुस्थल है और यहाँ तापांतर बहुत ज़्यादा है, अर्थात रेतीली मृदा है। दिन में सूरज का प्रकाश पड़ने से रेत जल्दी है, जबकि रात को रेत जल्दी ठंडी करती है, इसलिए तापमान ज़्यादा होता है, अर्थात तापमान बहुत, रात का तापमान बहुत गिर। ये हमारा उत्तर पश्चिमी भारत और राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सागवान का विकास हो रहा है। राजस्थान में सागवान के वृक्ष अधिक से हैं, आपको बताना है। तो राजस्थान में कहाँ है या आपको इस बात को बताना। समय आपका पूरा, इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा बांसवाड़ा, डूंगर, उदयपुर। दोस्तों, सागवान की तो सागवान वुड भी कहा जाता है, सागवान कहता है, अर्थात यह एक प्रकार का बीजपत्री वृक्ष है। वैसे ये मादप है, चौड़ी पत्ती वाला वृक्ष है, इसका बोटनिक
टेक्नोन क्या टेक्टोना। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा उदयपुर भगवान के वृक्ष पाए तो इमारती खड़ी होती है। चलिए, ये था सागवान की बात। और सागवान वर्ष भर हरा वाला वृक्ष है। पूर्व भारत की प्रमुख निम्न समस्या के अधिक सहायक। चार ऑप्शन आप: तापीय ऊर्जा, वायु, अणु शक्ति, विद्युत। समय आपका पूरा। दोस्तों, संकट भारत की और इस समस्या का समाधान करना है। किसके माध्यम से कर सकते हैं? अणु शक्ति के माध्यम से। तापीय ऊर्जा शक्ति, परमाणु एक ही बात है। इसके माध्यम से हम ऊर्जा की समस्या का निदान कर सकते हैं। यदि बात करें भारत में वर्तमान 22 ऊर्जा कार्यरत है। यानी भारत में 22 नाभिकीय 22 रिएक्टर से मार्च 2020 तक लगभग 1080 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा उत्पन्न है। 30 मार्च 2020 तक 680 की आणविक परमाणु ऊर्जा उत्पादित की जा रही है। भारत का पहला परमाणु यंत्र 1969 में स्थापित महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। दोस्तों, दूसरा परमाणु यंत्र था रावत भाटा चित्तो। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिपोक्रेटिस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था? दोस्तों, इसके बारे में बताना है। समय आपके पास बहुत कम है। ऑप्शन 4 है। जवाब देता है। दोस्तों, आपने किया के लिए आपने कोशिश की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लगातार मेरे साथ बने रहते हो, मज़ा आता है पढ़ाने में, इंटरेस्ट पैदा होता है। बार बार क्वेश्चन को पढ़ाऊं। जानकारी जितनी जानकारी है वो सारी उस क्वेश्चन की बात, ऐसा मन कर, लेकिन ऐसा कर नहीं। ऐसा करेंगे 1 घंटे में अपने 1 या 2 क्वेश्चन हो पाएंगे और आप परेशान होकर के छोड़ के भाग जाओगे। मैं आप भी बने, जानकारी मिलती रहे और आत्मप्रेरित आपकी हम पर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हिपोक्रेटिस चिकित्सा का था। कौन से विज्ञान का? चिकित्सा विज्ञान का। दोस्तों, ये चिकित्सक थे जिसको हम वर्तमान में जिसकी राजधानी एथेंस है। यहाँ के ये विद्वान थे। चिकित्सा शास्त्र जो हो गया पीछे का, उधर का, ये शास्त्र के जन्मदाता भी माने जाते हैं। हिपोक्रेटिस के जन्मदाता। दो एक पेपर एक ही बात के 2 क्वेश्चन। हरित क्रांति आपको पूछा किस चीज का उत्पादन हुआ और आप पूछा है जन्मदाता। क्वेश्चन का उत्तर हरित क्रांति जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग। इसने कहा भारत में हरित पूछा है तब हम का नाम तो पहले किसका लेंगे? नॉर्मन बोरलॉग। और यदि भारत में जन्मदाता पूछे तो भारत में श्वेत यानी दूध क्रांति वर्गीज कुरियन बातें आपको चाहिए। और क्रांति 70 आत्मनिर्भर। समय आपका, ऑप्शन आपका किस खनिज की दृष्टि से निर्भर है आपको? दोस्तों, समय आपका। हाँ जी, भारत ग्रेफाइट खनिज की निर्भर है। ग्रेफाइट एक ग्रेफाइट क्या है? दोस्तों, वैसे काले और भूरे रंग का होता है। काले और भूरे रंग का ये कार्बन या विद्युत का सूचालक होता है।
विद्युत का क्या होता है? क्योंकि इसमें एक विद्युत का सूचक। जब ग्रेफाइट के के क्या होते हैं? कुछ। दोस्तों, ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा धातु है, ये वैसे अधातु होता है ना, है जिसकी जो मूल वैसे मुलायम और चमक, जबकि धातु इसमें बंध कोवेलेंट जाता है। दोस्तों, ग्रेफाइट का उपयोग दीवार इसमें उसका से होता है। कच्ची काम पेंसिल के अंदर जो लेड पेंसिल होती है बनी होती है ग्रेफाइट की, पर कंप्यूटर के अंदर न्यूट्रॉन की गति को मंद करके क्या करता है, और मंदक में किसको काम में लिया जाता है? ग्रेफाइट को। और साथ साथ में भारी जल D2O को भी मंदक काम में लिया। धातु जो होती है में पिघाड़ने के लिए बनाए जाते हैं। का निर्माण इस साइड से होता है। अगला प्रश्न, बी मोस्ट जाने वाली भाषा रही है आपके पास, समय बहुत कम है, सब पहुंच जाओ। दोस्तों, शुक्रिया, आपने जवाब इसको सूरजमुखी सभी प्रकार के मौसम जा सकते हैं। इसके लिए जरूरत पड़ती है 20 से 25 डिग्री तो प्रकार से कम का पादप है, अच्छे पादप कुल का है पॉजिटिव जो कुल है, और हेलियन एनोस है सूरजमुखी का। भारत में 17-18 के वार्षिक उत्पादन से देखा जाए, भारत में सूरजमुखी का उत्पादन कर्नाटक में और दूसरा उत्पादन बिहार में हुआ। दोस्तों, सूरजमुखी का वैसे उपयोग वात और समाप्त करने में काम में लिया जाता है, पेट मारने के लिए भी किया जाता है। अगला, विकास के प्रारंभिक चरणों में विस्फोट निम्नलिखित कारण से होता है। समय आपका शुरू हो चुका है, ऑप्शन आपके पास 4 है, देखते हैं सब जवाब देता है। दोस्तों, इस उत्तर नंबर 1 होगा। विकास के आरंभिक चरणों में जनसंख्या विस्फोट हुई, क्योंकि जन्म दर, सीधी सी बात, जन्म दर में वृद्धि होगी, जनसंख्या विस्फोट अपने आप ज्यादा हो जाएगा। उत्तर नंबर 1 है। में से कौन मनुष्य, दोस्तों, इनमें से है जो लाभदायक नहीं है, का शुरू हो चुका है। चारों में से कौन है जो लाभदायक नहीं है? चलिए दोस्तों, इसको क्या होगा? टेप वर्म, जिसको फित्ता कर्मी भी, टेप वर्म को क्या कहते हैं? फित्ता कर्मी। दोस्तों, ये हमारी कर्मी, फित्ता कर्मी, ये हमारे आंत में पाया जाता है, और छोटी आंत में इसकी संख्या बढ़ने से हमारी जो है उस क्षमता को धीरे धीरे कमजोर कर देता है, अर्थात भोजन पाचन की क्षमता कमजोर हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? रोग होगा, अर्थात पेट में दर्द हो, कमजोरी होगी आदि। इसका मतलब टेप वर्म के लिए हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो दोस्तों, सिल्क वर्म हमारे लिए लाभदायक कैसे है? बिल्कुल, ये एक प्रकार का रेशम वर्म, सिल्क वर्म, इसका पूरा नाम होता है सिल्क, यानी रेशम। दोस्तों, ये रेशम इसको अर्थात सेरीकल्चर कहते हैं, के माध्यम से इसके रेशा प्राप्त। जबकि भारत में सबसे
रेशम रेशम वो सहतूत के पेड़ पर बनता है। इसके पेड़ पर सहतूत के, और सहतूत के पेड़ पर जो कीट पलते हैं उनको बोलते हैं बोम्बेक्स मोराई, बोम्बेक्स मोराई। और ये बोम्बेक्स मोराई इसके द्वारा जो किया जाता है अच्छा होता है, सबसे बेहतरीन रेशा होता है। चलिए दोस्तों थोड़ी केंचुए की कर लेते हैं। तो अर्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? केंचुआ इंसान का दोस्त होता है। मुख्य काम होता है केवल मिट्टी में घुसे रहना और मिट्टी को खाते रहना। बाद में ये पाचन क्षमता के रूप में निकालता है और ये मिट्टी बन जाती है क्या, एक प्रकार से आपका खेतों में डालने के लिए खाद का काम करती है। इस खाद को या खाद कहते हैं, साथ इसका दूसरा नाम यूज में वर्मी कंपोस्ट। चलिए दोस्तों, इनमें से बीमारी महामारी में नहीं, सर मलेरिया समय आपका शुरू, आपको बताना है कौन सी बीमारी हमारी में नहीं आती। पूरा हो गया दोस्तों। कैंसर, कैंसर महामारी नहीं। कैंसर एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग दोस्तों, यह किसी संक्रमण के माध्यम से नहीं, इसमें हमारे शरीर के अंदर कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती हैं, जिसे कैंसर कहते हैं। कैंसर का इलाज नहीं, कीमियोथेरेपी वगैरह, लेकिन पूर्णतः इलाज नहीं। दिन पहले हमारे मुंबई में दो, एक अपना जयपुर का, एक कपूर खान का, आप जानते हो ऋषि कपूर, ये दोनों कैंसर इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। इन्होंने वगैरह वगैरह पता नहीं कहाँ का इलाज हुआ है। थेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये कुछ चीज़ें हैं लेकिन इनसे कोई सॉल्यूशन, यदि लड़ने की बहुत ज़्यादा क्षमता है तो चलिए, ये एक परजीवी जनित रोग है। एनाफिलीज मच्छर जो कि प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण मलेरिया फैलता है। जनित रोग है, बीवी नामक जीवाणु से होता है। प्लेग यह भी एक जीवाणु जनित रोग है, पास्चेरुला के कारण होता है। काली मोती किसके स्त्राव होते हैं? लार ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि। समय आपका जाए, हमें बताना है किसके जाए। आपको बता देता हूँ, हमारे प्रकार की ग्रंथि, एक होती है बहिस्त्रावी ग्रंथि, एक होती है अंतःस्त्रावी। याद रखना है, बहिस्त्रावी ग्रंथियां का स्त्रावण करती है एंजाइम का। स्त्रावी ग्रंथि क्या करती है? एंजाइम का स्त्राव। अंतःस्त्रावी ग्रंथि क्या करती है? हार्मोन का स्त्राव। क्लियर होगी बात? इस क्वेश्चन का उत्तर लार ग्रंथि। लार ग्रंथि है। लार के साथ एंजाइम होता है जिसका नाम होता है टाइलिन। दोस्तों, टाइलिन हमारे मुख में जो हमने भोजन खाया तो भोजन में स्टार्च होगा और उस स्टार्च को टाइलिन किसमें? माल्टोज। तो टाइलिन हमारे भोजन में एक लार के साथ आने वाला का क्या मतलब है? हमें आपका शुरू धड़कन का मतलब, धड़कन मतलब होता है हृदय में एक बार रक्त का और एक बार रक्त का बाहर निकलना, यानी रक्त आना और रक्त का पंप लगना, अर्थात डायस्टोल सिस्टोल, सिस्टोल प्रेशर, डायस्टोल प्रेशर, अर्थात सिस्टोल और डायस्टोल जिसको संकुचन और क्रांतिकाल कहते हैं, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? हार्ट बीट बनाते हैं। कहते हैं कि मनुष्य 1 मिनट में बार हृदय धड़कता है, अर्थात धड़कन कितनी होती है? 72। जबकि जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, भ्रूण कहते हैं, भ्रूण का हृदय धड़कन, हार्ट बीट 150 होता है। दोस्तों, हृदय होता है
ये रुधिर को पंप करता है और दम के माध्यम से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचता है। धमनियाँ होती हैं, शुद्ध रक्त बहने से दम अंदर की दीवारों पर प्रेशर लगता है, दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तदाब। सामान्यतः मनुष्य का दाब होता है 120/80 mmOH। सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक 80। अगला क्वेश्चन है उस जिसे चरस और भांग प्राप्त होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने। समय आपका शुरू हो चुका है। सब किसके द्वारा प्राप्त होती है? हेम नामक वृक्ष जिसको कैनाबिस साइवा कहते हैं, कैनाबिस या सेटाइवा। दोस्तों, इसके माध्यम से चरस और भांग प्राप्त होती है। चरस और भांग एल्केलॉइड होते हैं, प्रकार से उत्तेजक पदार्थ होते हैं और ये लाने में और में भी काम में आते हैं। ये था चरस और हेम का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? उस पौधे को पहचानिए जो सिम्ब लेग्यूम है। शुरू हो चुका है। सिम्ब और लेग्यूम उनमें से कौन नहीं है? चारों में से वो बताना। चलिए, सिम्ब अर्थात फली वाला पादप, लेग्यूम अर्थात फली वाले पादप, इन क्या कहते हैं? फेबेसी। तो ये 3। दोस्तों, मैं कुछ आपको फल बता रहा हूँ, कुछ ऐसे पौधे बता रहा हूँ उनमें फलियाँ लगती हैं, जैसे मटर, अरहर की दाल, अरहर, मटर हो गई, अरहर हो गई, चना, सोयाबीन हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे ये दालें हैं। दोस्तों, दालें हैं, यानी इनमें सिम्ब लगती है। ये लेग्यूमिनेसी कुल के पादप हैं, ठीक है सभी, अर्थात इनको फेबेसी भी कहते हैं। इनके साथ में एक और वृक्ष जोड़ना चाहता हूँ। दोस्तों, खेजड़ी भी सिम्बी है, लेग्यूम है, अर्थात फेबेसी कुल का है। अब क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सिम्ब या लेग्यूम? दोस्तों, चना भी है, मटर भी, तो कौन नहीं है? सरसों। अर्थात सरसों क्या है? वैसे सरसों क्रूसी का पादप है। इसका है क्रूसी और नाम होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या कहते हैं इसको? ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है। सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन राजस्थान, और राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन अलवर पर। कहाँ होता है? अलवर पर। सरसों के साथ साथ भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में। ऐसे किस राजस्थान का गौरव कहते हैं? शुरू हो चुका है। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। राजस्थान का गौरव पूरा हो गया है। दोस्तों, खेजड़ी को गौरव कहते हैं। इसे समी भी कहते हैं और जांटी भी। ये तीनों चारों नाम। दोस्तों, खेजड़ी का वानस्पतिक नाम सिनेरेरिया। ये खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। राजस्थान में खेजड़ी ज़्यादा मिलती है और खेजड़ी को राज्य का वृक्ष दर्जा मिला। ये मिला 1983 में। कब मिला? 1983। दोस्तों, खेजड़ी के बात करें रोहिडा जिसका बोटनिकल नेम टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा किसका नाम है? रोहिडे का। रोहिडा वैसे अरावली पर्वतमाला पश्चिम छोर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वैसे राजस्थान का सागवान कहते हैं। दोस्तों, रोहिडा राज्य का पुष्प है। राज्य पुष्प
और इसे पुष्प का दर्जा 1983 में मिला। ये बिलायती बबूल। दोस्तों, आपने बिलायती बबूल ये वाला बबूल ये देखा ही होगा, एक झाड़ीदार। इसका वानस्पतिक नाम प्रोसेसिव जूलीफ्लोरा। जूलीफ्लोरा होता है बबूल। साबुदाना भोज्य पदार्थ के रूप में काम है। किससे? समय आपका शुरू हो चुका है। साबुदाना। दोस्तों, जब कोई व्रत रखता साबुदाना खाता है, उसको खाता है ताकि उसको उसका पालन हो जाए, और क्योंकि अन्न नहीं माना जाता ना। साबूदाना खाद्य पदार्थ है, पौधे से प्राप्त होता है, एक पेड़ से प्राप्त होता है, उसमें साइकस। साइकस का दूसरा नाम मिलता है सांगोपांग। साइकस का दूसरा नाम क्या मिलता है? सांगो, जिसके द्वारा यह प्राप्त होता है। दोस्तों, साइकस होता है, साइकस जिसके तने, इसके तने का जो होता है गुद्दा, उस गुद्दे से साबूदाना बनता है। तने के गुद्दे से क्या बनता है? आपका साबूदाना। दोस्तों, अगले पेनिसिलिन का स्रोत क्या है? आपका शुरू हो चुका है। पेनिसिलिन स्रोत आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके साथ, समय आपका पूरा। इनका स्रोत कवक होता है। दोस्तों, पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब ये नहीं है कि बैक्टीरिया, ये कवक से, फंगस से, और निर्माण, या यूँ कह सकते हैं इसका सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पहले इसका निर्माण अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। नाम है इसका पेनिसिलिन। और किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले खोज की, यानी इसको कहाँ किससे बनाया? कवक से। दोस्तों, ये था आपका पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक। अगला प्रश्न, राजस्थान की मुख्य जो ग्रीन ईयर रोग से, समय आपका शुरू। ग्रीन ईयर रोग से उसका बताना है। दोस्तों, इसका नाम है ग्रीन ईयर फसल का बाजरा। बाजरा जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ होता है? वैसे बाजरे का क्षेत्रफल बाड़मेर में सबसे ज़्यादा है। बाजरे का सबसे ज़्यादा कहाँ है? जबकि बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा जयपुर। तो बाजरा, देश से ज़्यादा बाजरा राजस्थान में होता है। लगभग 45% बाजरा देश का बाजरा। और चलिए, में से एक वृक्ष की जड़ों पर जीवाणु बनती है। दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। वृक्ष की जीवाणु ग्रंथियां बनती है। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको मटर, सोयाबीन, अरहर, खेजड़ी, ये सब ये फेबेसी कुल के हैं। कौन से कुल के हैं? फेबेसी, अर्थात लेग्यूम, अर्थात सिम्बी, क्योंकि इनमें पाई जाती है। दोस्तों, खेजड़ी में भी फली होती है, जिसको कच्ची होती है तो सांगरी बोलते हैं, पकने पर फोका बोलते हैं। तो ये है, सारे के सारे में फलियां होती हैं। अब इन सब जो जड़ें होती हैं, जड़ें, इन जड़ों में कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनको क्या बोलते हैं? या ग्लैंड्स। जीवाणु राइजोबियम नामक बैक्टीरिया रहता है, नामक इनकी जड़ों में रहता है। सहजीवी जीवन जीता है, अर्थात इनकी जड़ों में रहकर प्राप्त करता है, और इन सभी पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम राइजोबियम करता है। राइजोबियम और खेजड़ी का वृक्ष। निम्नलिखित में से एक विख्यात पक्षी वैज्ञानिक थे। दोस्तों, समय आपके पास शुरू हो चुका है। एक विश्वविख्यात पक्षी वैज्ञानिक कौन था, मैं आपको बताना है। समय आपका पूरा हो गया है। का उत्तर क्या रहेगा? डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी वैज्ञानिक, बर्ड मैन के नाम से
इनको बर्डमैन कहा जाता है। दोस्तों, इन्हें पद्म भूषण भी मिला है काम करने के कारण, और इनके नाम से एक तो बर्ड सेंचुरी गोवा में जिसका नाम है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, अली बर्ड सेंचुरी है आपके गोवा में, जबकि इनके नाम पर डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बना हुआ है? ये थे पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली। से कौन से पादप पर श्वेत कीट रोग पाया जाता है? मैं आपका चारों में से ऐसा कौन सा पादप है पर श्वेत कीट रोग पाया जाता है? समय पूरा हो गया है। श्वेत कीट रोग पाया जाता है दोस्तों, उसका उत्तर रहेगा सरसों। सरसों जिसका नाम कैम्पेस्टिस है, क्रूसीफोरी कुल का के श्वेत कीट नामक रोग लग जाता है। श्वेत कीट रोग लगने से, और वैसे श्वेत कीट जो होता है वो जो रोग लगता है वो कवक के कारण लगता है, इसके कारण। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो चार कोई एक है और बाकी बताना है आपको। समय आपका शुरू हो चुका है। कौन सा सुमेलित, जल्दी बताइए, समय आपका पूरा है। नंबर 1 टीका रोग। दोस्तों पहला ही सुमेलित है टीका रोग, जो कि एक मूंगफली का रोग, और यह रोग कवक के इसके कारण होता है, और जिस कवक के कारण होता है उसका नाम है सार्कोइडोसिस। अब बात करें हम गन्ने काला का रोग नहीं है दोस्तों, गन्ने का रोग कौन सा? रेड रोग, जो कि कोलेट्रो कवक के कारण होता है, रेड रोग गन्ने। जबकि ये जो रोग होता है ना, ये होता है काला कीट होता है गेहूं का, और काला कीट रोग होता है कवक के कारण। से पलायन वेग होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 0.2 मीटर प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1.12 किलोमीटर प्रति 12 किलोमीटर प्रति। समय आपका शुरू कर देता हूँ। आपके सामने समय आपके पास, सबसे पहले कौन जवाब देता है? आपका टाइम पूरा हो, आपको दिया गया समय पूरा हो। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। घंटा नहीं, सेकंड याद रखना है, रट लेना, कई बार पूछा गया है। दोस्तों पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग, ये पृथ्वी है, पृथ्वी से आपने कोई वस्तु को, और यदि इस फेंकी का वेग 0.2 किलोमीटर प्रति है या इससे ज़्यादा है, तब तो वायुमंडल कर जाएगी आपकी बोल, आपकी था वो वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के पृथ्वी की सतह पर आ जाएगी। ये पृथ्वी का पलायन वेग याद रखना है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला, पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग डिग्री प्रति सेकंड लगभग निम्नलिखित होता है। 1998 सब इंस्पेक्टर एग्जाम आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग प्रति सेकंड में होता है। समय आपका शुरू हो चुका है। कौन जवाब देता है देखते हैं। चलिए दोस्तों, पूरा हो गया। पृथ्वी का कोणीय वेग क्या होता है? तो पृथ्वी वृत्ताकार पर वस्तु 1 सेकंड में वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनाती है, यानी पथ पर पृथ्वी गति कर रही है। सेकंड में वृत्त के केंद्र पर 1 सेकंड, मान लीजिए यहाँ पृथ्वी है, चारों ओर चक्कर निकालेगी, 1 सेकंड में वो निकालती है। अर्थात बनने वाला कोण, जितना कोण बनाती है, जितना बड़ा कोण बनाती है, वहीं उस वस्तु
कोणीय संवेग होता है। क्या होता है? कोणीय। दोस्तों बात करेंगे पृथ्वी के घूर्णन का। दोस्तों पृथ्वी घूर्णन का कोणीय वेग उत्तर नंबर 1 0.04। चलिए, था पृथ्वी का कोणीय वेग। और कोणीय वेग का आपको मात्रक पूछा, वेग का मात्रक, तो याद रखना रेडियन प्रति सेकंड है कोणीय वेग का मात्रक होता है। अगला प्रश्न, कांच की के मध्य किसी द्रव की पतली फिल्म स्थित है। इन प्लेटों को एक दूसरे से जोड़ना कठिन होता है, जिसका कारण है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आते हैं घर्षण, वायुमंडलीय दाब, प्लेटों का। समय आपका पूरा हो गया। ये है कांच की के मध्य किसी पतली फिल्म स्थित है। इन प्लेटों को से पृथक करना, क्योंकि इसका होगा सरफेस टेंशन। दोस्तों सबसे पहले पृष्ठ तनाव क्या होता है? एक सतह, अर्थात यहाँ की इस सतह पर एक पाई ले लीजिए आप, अर्थात ये एकांक जो बल उस द्रव का क्या पृष्ठ तनाव इस सतह पर, और एकांक लिया आपने, क्या ले ली? एकांक लंबित करी, और ऐसे आपने क्या लगाया? एक बल, और इस एकांक लंबाई पर लगने वाले इस बल को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। दो पृष्ठ तनाव का यदि आपसे मात्रक याद रखो, न्यूटन प्रति मीटर होता है। तनाव के कारण कांच की दो प्लेटें, पृष्ठ तनाव के कारण कांच की दो प्लेटें अलग नहीं हो सकती, कठिन होती है। पृष्ठ तनाव के कारण बारिश की बूंद क्या करती है? गोलाकार हो जाती है। पृष्ठ तनाव में क्या होता है दोस्तों? वो होता है उस द्रव का जो सतह या यूं किसी द्रव का जो पृष्ठ विशेष गुण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण क्या करता है? अपने पृष्ठ का है वो कम करने की कोशिश करता है। बूंद नीचे गिरेगी तो आप इसकी बूंद तो अपना क्षेत्रफल, या जिसको हम कहते हैं पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसको के प्रयास में वो गोल हो जाती है। इस प्रकार से अनेक हो सकते हैं पृष्ठ तनाव के सरफेस। मृग मरीचिका के दिखाई देने का क्या कारण है? दोस्तों मृग मरीचिका समय में जून जुलाई तो आप खुदकते हुए करते हुए हिरन दिखाई दे सकते हैं। रोड पर पानी चलता हुआ दिखाई देगा, रोड पर चलता हुआ पानी भी दिखाई, दूर से यूँ लगेगा जैसे कोई पानी पड़ा हुआ है, कहते हैं मरीचिका। या एक प्रकार से मृग मरीचिका का मतलब होता है एक प्रकार दृष्टि तरंग। दोस्तों ये होता है, आपको बताना है, समय आ चुका है। मृग के दिखाई क्या कारण है? ये दो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका एग्जाम्पल है। अब आपको मैं बता, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दोस्तों कोई पदार्थ ले लो आप, ये रहा है, या यूं कहें कि ये एक रोड है, रोड पर हम चल रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, बहुत दूर पर यहाँ पर पानी, दूर अपने मरुस्थलीय इलाके में देखा तो हमें हिरण खुदकते हुए दिख रहे हैं। ऐसा है कि किसी पृष्ठ के भाग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे मान लीजिए ये हीरा ले लो, हीरा है और इसके सरफेस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा। अब यदि इस
पूर्ण आंतरिक हो जाएगा तो ये हीरा चमकेगा। इस रोड पर ये दिख रहा है, इस जगह सूर्य का प्रकाश जैसे ही गिरा तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, जैसे ये जगह चमकने लगी। ऐसा ही उत्तरी इलाकों में यहाँ हुआ, जब सूर्य का प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ तो हिरण उदकते हुए दिखाई देंगे। और गर्मी के समय में आपको दूर से की लपटें भी दिखाई। ये दृष्टि मुख्य कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोस्तों, इसमें आपको याद रखने हैं दो रीत। नंबर एक, प्रकाश की किरण माध्यम से विरल माध्यम हो। प्रकाश की किरण किस माध्यम में? सघन से। एक बात तो ये है। दूसरी है कोण का मान जो होता है, आप मान कोण से क्या होगा, बड़ा स्थिति में सूर्य के प्रकाश का क्या होगा, प्रतिशत पूर्ण परावर्तन हो जाएगा। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कांच की दरार टूटा हुआ हो, दरार दूर पड़ा है और उससे यदि 20 भी दूर से जा रहे ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल रेगिस्तान मरीचिका दिखाई देती है, पूर्ण आंतरिक। चलिए विद्युत शक्ति का सबसे पहले ऑप्शन आपके सामने फटाफट 4 ऑप्शन आपका समय। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वो किसी विद्युत परिपथ किसी विद्युत में जिस दर से ऊर्जा स्थानांतरित होती है उससे क्या है? विद्युत शक्ति। और विद्युत मात्रक वोट। ये वोट ऐसा सिस्टम कैंसर का रेडियो द्वारा उपचार किया जाता है। बहुत सारी हैं जिनका इलाज आइसोटोप के माध्यम से यानी समस्थानिकों के माध्यम से किया जाता है। आपको बताना है कि कैंसर का इलाज इन चारों में से किस आइसोटोप के माध्यम से कैंसर का इलाज होता है? समय सबसे पहले होता है, देखते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर कोबाल्ट 60 के माध्यम से कैंसर का इलाज होता है। इसी प्रकार को याद रखना है फास्फोरस 32, ये रक्त कैंसर, ये सामान्यतः कैंसर है कोशिका, और ये है रक्त कैंसर। रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया, रक्त कैंसर होता है ल्यूकेमिया का इलाज करने के लिए कौन सा आइसोटोप काम में लिया जाता है? फास्फोरस। जबकि उपचार करने के लिए कोबाल्ट। दोस्तों यहाँ पर आयोडीन लिखा है। आयोडीन का काम थायराइड ग्रंथि के ठीक करना, थायराइड के विकार को ठीक। 131 बच गया 100। दोस्तों हमारे शरीर में रक्त संबंधित कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो उसका इलाज करने के लिए 100 काम में लिया जाता है। अब कार्बन 14 के बारे में बात करें। कार्बन 14 जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए काम में लिया कार्बन पद्धति में काम में लिया जाता है कार्बन। ओके, चलिए सूर्य की ऊर्जा का उदाहरण क्या है? समय आपके पास बहुत कम है और पास 4 समय। सबसे पहले जवाब कौन देता है? सूर्य का उद्गम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। संलयन अभिक्रिया सूर्य की पर सूर्य में समाप्त होती है। सतह होती है। सूर्य में नाभिकीय संलयन के माध्यम ऊर्जा बनती है।
अर्थात सूर्य अनंत भंडार है कि इसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक, हाइड्रोजन का समस्थानिक दोनों आप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया अणु का अणु बनता है हीलियम 2। इस स्थिति में बहुत मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है जिसको सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य का इस प्रकार से अभिक्रिया का उदाहरण अर्थात हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम और आपस में नाभिकीय। अब आपको एक जानता हूं, सूर्य में 74% हाइड्रोजन, बाकी बच की 6% वो गैस होती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, एथनोबोटनी। 4 सबसे कौन जवाब देता है दोस्तों? इसका उत्तर होगा क्या बताइए फटाफट। मानव के हित से संबंध, धर्म से संबंध या जीवाश्म पादपों का संबंध। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा हित से संबंध का अध्ययन। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भी पात्र, 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा है आपको बता। सबसे पहले कौन जवाब देता है? प्रयास कर रहे हो, ये अच्छी जवाब दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जवाब दे रहे हो, सबसे ज्यादा अच्छी बात है। बस जवाब दे, चाहे कुछ भी हो जाए जवाब देना। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आर्की। पादप ऐसे पादपों पर क्या होते हैं, और दूसरे पादपों से ही पोषण और दूसरे पादप नहीं प्राप्त करते, क्या कहलाते हैं? पादप का एग्जाम्पल है के अलावा जो अधिकार। अगला कौन सा जोड़ा सुमेलित है? इनमें से कोई एक सुमेलित है। समय आपका सबसे कौन जवाब देता है? एक जोड़ा सुमेलित है। चलिए दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये अंतःस्रावी, ये मिश्रित ग्रंथि, हमारे शरीर की ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि, ये अंतःस्रावी का काम करती है और बहिस्रावी भी काम करती है। पहला ऑप्शन कर। दूसरा अरक्तता, अधिक मात्रा, ये गलत है। अरक्तता का मतलब होता है एनीमिया, और एनीमिया रुधिर यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक नहीं, घट जाती है। हीमोग्लोबिन में घट जाने है अर्थात रक्त की कमी हो जाना। तीसरा ऑप्शन कूपिका। दोस्तों बिल्कुल सही, हमारे फेफड़ों की सकारात्मक और क्रियात्मक इकाई, फेफड़ों की श्वसन और सकारात्मक और क्रियात्मक इकाई कूपिका, बिल्कुल सही ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन है वृक्क धमनी और हर। दोस्तों वृक्क धमनी होती, ये किडनी की ही होती है किडनी की। आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से सही नहीं है, आपको कौन सा सही है? चलिए 1 नंबर ऑप्शन देखते हैं। टिटनेस बैक्टीरिया द्वारा होता है। पहला ऑप्शन तो सही। टिटेनस जो होता है, जो बैक्टीरिया के कारण, और जिस बैक्टीरिया के यानी जिस जीवाणु के कारण होता है उसको बोलते हैं क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। पहला
ऑप्शन तो सही होगा। दूसरा इन्फ्लुएंजा वायरस। दोस्तों इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये बात ज्वार आता है, बुखार आता है तेजी के साथ। तीसरा प्लेग या पटटिस द्वारा होता है। तो दोस्तों का रोग कारक जीवाणु येरेसीनिया पटटिस है, सामान्य पास्चुरेटिस भी कहते हैं। दोस्तों चूहों में उपस्थित पिस्सू जिनको कृतंक बोलते हैं, उनके अंदर ये बैक्टीरिया होता है, अर्थात चूहों के संपर्क से होता है। प्लेग जिसे रिमूव करते हैं। अंत ऑप्शन देखो, रोग एंटीबायोटिक, विषाणु एंटीबायोटिक, विषाणु एंटीवायरल होते हैं एंटीवायरल, नहीं कि एंटीबायोटिक्स। और क्या रक्त जल उपचार द्वारा कौन से रोग नियंत्रित किया जा सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने। तब किस किया जा सकता है? समय आपका पूरा। दोस्तों गेहूं का कंड कवक के माध्यम से हो, गेहूं के बीजों को जल से करेंगे तो सलग रोग दूर हो जाए, अर्थात जो है वो। अगला निम्नलिखित में से एक पादप अर्बुद यानी गाल बनने का कारण है। शुरू हो चुका है। कौन ऐसा कारक है या कारण जिसकी वजह से पाद क्राउन गाल बनता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा यानी वाले व्यक्ति की वजह से क्राउन गाल। क्राउन एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफेसेंस कवक यूं कह सकते बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरियम ट्यूनिफेसेंस के कारण पेड़ पौधों में क्राउन गाल बन जाता है। ठीक है, है पत्थर चिट्टा अदरक इफेक्ट। समय आपका शुरू हो चुका है। सबसे पहले कौन जवाब? चलिए समय जिसे ये एक सजावटी पौधा अदरक, जिसका बोटनिकल जिंजीबर चिलेल होता है। यह एक क्या तो अदरक खाद्य तना। गाजर प्रकार की जड़ होती है। गाजर बोटनिकल केरेटा होता है। बच गया इफेड्रा, ये अर्थात इसके औषधीय होता है और ये गुणों के कारण अस्थमा, बुखार, जुखाम में। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन संश्लेषण का होता है। समय आपके पास शुरू हो चुका है। 4 ऑप्शन। सबसे पहले कौन जवाब? चलिए दोस्तों, अग्नाशय ग्रंथि का एक भाग लैंगर है। 3 कोशिका एल्फा, बीटा और गामा दीपिका नामक होता है अग्नाशय ग्रंथि। इसमें कितने कोशिका? एल्फा। एल्फा के द्वारा बोलते हैं गोन, क्या बोलते हैं? ग्लूकागोन। बीटा के द्वारा निकलता इंसुलिन और द्वारा निकलता तो दोस्तों भोजन खाते हैं, शरीर में यदि तरह की मात्रा के बाद ज़्यादा हो जाए, शुगर, शर्करा, तो डायबिटीज नामक रोग की ऐसी स्थिति में इंसुलिन का बंद कर देता है। यदि स्रावित नहीं हो तो शरीर में ग्लूकोज की अधिकता हो जाएगी। अब अधिकता होगी तो इसे डायबिटीज। और यदि इंसुलिन सही मात्रा में हो रहा है तो उसको मात्रा में शरीर में संचित नहीं रहकर ग्लाइकोजन में